बर्कशायर हैथवे ये सिर्फ एक कंपनी का नाम नहीं है। ये एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसने निवेश की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है कि कैसे एक डूबती हुई पुरानी टेक्सटाइल मिल दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे कामयाब कंपनियों में से एक बन गई। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? ऐसा क्या जादू था कि एक नाकाम होती टेक्सटाइल मिल इतिहास की सबसे सफल कंपनियों में गिनी जाने लगी? इस कामयाबी के पीछे का असली राज क्या था? चलिए इस कामयाबी के साइज को समझने की कोशिश करते हैं। 1965 से आज तक बर्कशायर हैथवे का कुल स्टॉक रिटर्न रहा है लगभग 44 लाख प्रतिशत। जी हां, बिल्कुल सही सुना, 44 लाख प्रतिशत। ये नंबर ही अपने आप में हैरान करने वाला है, पर यकीन मानिए इसके पीछे की कहानी इससे भी कहीं ज्यादा दिलचस्प है। तो चलिए अब उस राज से पर्दा उठाते हैं। इस असाधारण सफलता का सीक्रेट है इंश्योरेंस फ्लोट। यही वो इंजन है, वो ताकत है जिसने बर्कशायर को इस अविश्वसनीय सफर पर दौड़ाया। अच्छा, अब मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये इंश्योरेंस फ्लोट आखिर है क्या भला? देखिए, इसे बिल्कुल सीधे शब्दों में समझते हैं। जब कोई बीमा कंपनी पॉलिसी बेचती है तो वो ग्राहकों से प्रीमियम का पैसा तो पहले ही ले लेती है ना? लेकिन क्लेम का भुगतान तो बहुत बाद में होता है। तो इस बीच का जो समय है उसमें कंपनी के पास जो ढेर सारा पैसा इकट्ठा रहता है उसे ही फ्लोट कहते हैं। और यही वो पैसा है जिससे कंपनी कहीं और इन्वेस्ट कर सकती है। तो इसका मॉडल बड़ा सीधा सा है। स्टेप 1, ग्राहकों से एडवांस में प्रीमियम लो। स्टेप 2, उस जमा हुए पैसे यानी फ्लोट को अच्छी अच्छी जगहों पर इन्वेस्ट करो। और स्टेप 3, जब क्लेम्स आएं तो बाद में उनका भुगतान करो। बस इसी सिंपल सी 3 स्टेप की रणनीति से वॉरेन बफे ने एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। तो चलिए अब कहानी की शुरुआत में चलते हैं। देखते हैं कि इस शक्तिशाली फाइनेंशियल टूल की खोज कैसे हुई और इसका इस्तेमाल कैसे शुरू हुआ। ये सब शुरू हुआ 1960 और 70 के दशक में। 1965 में वॉरेन बफे ने बर्कशायर हैथवे का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, जो उस वक्त मुश्किलों में फंसी एक टेक्सटाइल कंपनी थी। फिर आया साल 1967 जब उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सब कुछ बदल दिया। नेशनल इंडेमनिटी, एक बीमा कंपनी को खरीद लिया। और बस यहीं से फ्लोट का असली खेल शुरू हुआ। आगे चलकर सीज कैंडीज और गायको जैसी कंपनियों में हुए निवेश ने इस रणनीति को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। देखिए, शुरुआत में चुनौती बहुत बड़ी थी। टेक्सटाइल का बिजनेस लगातार पैसा खा रहा था, लेकिन इसका हल मिला 1967 में जब बफे ने $8.6 मिलियन में नेशनल इंडेमनिटी को खरीदा। इस एक कदम ने उन्हें निवेश करने के लिए फ्लोट का वो पहला खजाना दिया जिसने कंपनी की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। और नतीजे वो तो बहुत जल्दी दिखने लगे। सिर्फ एक दशक के अंदर 1979 तक बर्कशायर की बुक वैल्यू पर शेयर, जो कंपनी की नेटवर्थ को मापने का एक तरीका है, वो $246 तक पहुंच गई। ये फ्लोट की रणनीति की ताकत का पहला ठोस सबूत था। अब कहानी अगले पड़ाव पर आती है। यहां से वो शुरुआती इंजन पूरी रफ्तार पकड़ता है और कंपाउंडिंग की ताकत से इस साम्राज्य को कई गुना बढ़ाना शुरू कर देता है। 80 और 90 का दशक ये बड़े और साहसी कदमों का दौर था। 1985 में उस घाटे वाले टेक्सटाइल बिजनेस को पूरी तरह बंद कर दिया गया। फिर 1988 में कोका कोला में $1.3 बिलियन का जबरदस्त निवेश हुआ। और फिर गायको और जनरल री जैसे बीमा के दिग्गजों के अधिग्रहण ने तो जैसे फ्लोट के समंदर का दरवाजा ही खोल दिया। और इसका असर 1989 तक बुक वैल्यू पर शेयर ने एक ऐसी छलांग लगाई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और ये पहुंच गई $4,720 पर। यह कंपाउंडिंग की बढ़ती हुई शक्ति का एक शानदार उदाहरण था। असली जादू तो उस फ्लोट का इस्तेमाल करके दूसरी शानदार कंपनियों को खरीदने में था। यही इस पूरी रणनीति की आत्मा थी। वैसे अगर आपको इस तरह के गहरे विश्लेषण पसंद आ रहे हैं तो ऐसी और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 1998 में जब जनरल रे का अधिग्रहण हुआ तो बर्कशायर के फ्लोट में मानो बाढ़ आ गई। नतीजा, बुक वैल्यू पर शेयर उछलकर $37,801 हो गया। यह कंपनी की वैल्यू में एक और बहुत बड़ी छलांग थी। लेकिन हाँ, यह सफर हमेशा फूलों भरा नहीं था। 1993 में डेक्स्टर शू कंपनी को कैश के बजाय बर्कशायर के स्टॉक से खरीदना एक बहुत महंगी गलती साबित हुई। पर उस गलती से एक बहुत ज़रूरी सबक मिला। किसी कंपनी को खरीदने के लिए हमेशा कैश का इस्तेमाल करो, अपने स्टॉक का नहीं। इससे शेयर होल्डर्स की वैल्यू कम नहीं होती। अब कहानी का रुख एक ऐसे दौर की तरफ मोड़ते हैं जहां बर्कशायर के मॉडल की असली परीक्षा हुई।
ये वो समय था जब इस मॉडल ने दुनिया भर की मंदी और संकटों के बीच अपनी मजबूती साबित की। 9/11 के बाद बाजार के झटके से लेकर 2008 के भयानक वित्तीय संकट तक बर्कशायर ने न सिर्फ इन तूफानों का सामना किया बल्कि उन्हें मौकों में बदल दिया। संकट के बीचों बीच गोल्डन सैक्स में निवेश करना हो, BNSF रेल रोड को खरीदना हो या फिर एप्पल पर एक बहुत बड़ा दांव लगाना हो, ये सभी कदम दिखाते हैं कि यह कंपनी मुश्किल समय में ही सबसे अच्छा प्रदर्शन करती है। सोचिए 2008 का वित्तीय संकट, जब पूरी दुनिया घबराहट में थी, लेकिन बर्कशायर के लिए यह एक सुनहरा मौका था। जब बाकी सभी लोग डरकर अपनी अच्छी अच्छी कंपनियां बेच रहे थे, तब बफे अपने विशाल फ्लोट और कैश का इस्तेमाल करके उन्हीं क्वालिटी कंपनियों को बहुत ही सस्ती कीमतों पर खरीद रहे थे। तो चलिए अब इस पूरी कहानी का सार निकालते हैं, उन मूल सिद्धांतों को समझते हैं जिन्होंने दशकों तक इस स्ट्रैटेजी को इतना सफल बनाया। इसे कह सकते हैं द बफे ब्लूप्रिंट। ये आंकड़े खुद पूरी कहानी बयां करते हैं। जरा दशक दर दशक बुक वैल्यू पर शेयर की औसत सालाना बढ़ोतरी पर नजर डालिए। मुश्किल दौर के बावजूद लंबी अवधि में लगभग 19.8% की औसत वृद्धि दर बनाए रखना, ये इस ब्लूप्रिंट की अविश्वसनीय सफलता का सबूत है। तो इस अद्भुत सफर से हम क्या सीख सकते हैं? कुछ बहुत ही खास सबक सामने आते हैं। धैर्य रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। बाजार चाहे अच्छा हो या बुरा, हमेशा अनुशासन बनाए रखें। अपनी गलतियों से सीखें और खुद को बदलें। हमेशा बेहतरीन क्वालिटी वाले बिजनेस पर ही ध्यान दें और आखिर में ऐसे कुशल मैनेजरों के साथ काम करें जिन पर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी बात, ये सारी जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले कृपया एक योग्य वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। और जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए, आज के दौर में ऐसी कौन सी आधुनिक कंपनी हो सकती है जो इस फ्लोट आधारित मॉडल को दोहरा सके? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमें आपकी राय जानने में हमेशा दिलचस्पी रहती है। और हाँ, अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही रोचक जानकारियां पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से हमें ऐसे ही काम करते रहने की प्रेरणा मिलती है।